जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 10th क्लास NBF सिलेबस करने जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे। इससे पहले ये 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और दोनों से ये वर्ड प्रॉब्लम थी, चूँकि ये मैट्रिक्स में, तो हम इनमें पहले इक्वेशन जनरेट करते हैं, उसके बाद उसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद इन्वर्जन या ग्रामर रूल से उसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं इसमें क्या कहता है वो। इफ़ असद बॉट 3 नोटबुक्स एंड 2 बुक्स पेइंग ₹600। असद के लिए एक इक्वेशन बन रही है, वो क्या कर रहा है कि 3 नोटबुक ख़रीद रहा है और 2 बुक्स ख़रीद रहा है, और टोटल जो उसकी जो अमाउंट बन रही है, जो पे कर रहा है, वो ₹600 है। ठीक है, एंड और इमाम एक सेकंड मतलब स्टूडेंट है, बॉट 4 नोटबुक्स एंड 1 बुक पेइंग ₹550। तो इमाम जो है वो 4 कॉपियाँ ख़रीद रहा है, नोटबुक और 1 बुक ख़रीद रहा है, और टोटल जो उसको कॉस्ट पड़ रही है वो 550 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक एंड बुक, यूज़ ग्रामर रूल्स। यहाँ पे उसने स्पेसिफाई कर दिया, अपने ग्रामर रूल जो है ना वो यूज़ करना है, और जहाँ पे स्पेसिफाई कर दे तो हम बाउंड होते हैं। लेकिन इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चन मैंने ग्रामर रूल से किए। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में स्पेसिफाई किया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं कहा था वो भी मैंने ग्रामर से किया, इसमें फिर स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ पे फिर मैं ग्रामर से ही करूँगा। ठीक है, तो हमने जो चीज़ मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया हुआ है कि जो चीज़ मोस्टली मालूम करनी होती है हम उसी को लेट करते हैं। लिखा हो ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक एंड बुक। ओके, तो वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख ली है। इफ़ असद bought 3 notebooks and 2 books paying ₹600, Imam bought 4 notebooks and 1 book paying $550, find the cost of each notebook। तो ग्रामर रूल यूज़ करना हमने। इससे पहले हम पहले इक्वेशंस ड्राइव करेंगे। मैं सोल्यूशन लिखता हूँ, सोल्यूशन। और सबसे पहले देखें जी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक। सबसे पहले तो आप ये लेट करें, लेट कॉस्ट ऑफ 1, ईच मीन हर एक, तो एक आएगी यहाँ पे, तो कॉस्ट ऑफ 1 या ईच भी आप लिख सकते हो, नोटबुक वो है ₹X। ओके, थोड़ी सी स्पेस दे देनी आपने। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ 1 बुक, 1 बुक की कॉस्ट कितनी है जी, ₹Y। ठीक हो गया, ये हमने 2 बातें लिख ली हैं, कॉस्ट ऑफ जो है 1 बुक और कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। अब हम असद के लिए एक अलहदा इक्वेशन बना लेते हैं और इमाम के लिए अलहदा इक्वेशन फॉर असद। कैसे बनेगी ये कि असद क्या करता है, असद ने 3 नोटबुक परचेज़ की हैं, 3 नोटबुक, और ये देखें 3 नोटबुक एंड 2 बुक्स, तो 3 नोटबुक्स, और एक नोटबुक की वैल्यू कितनी है, X रुपीस, प्लस और जो इसने बुक्स परचेज़ की हैं वो कितनी है, 2 हैं, और ये एक बुक की वैल्यू कितनी है, Y है। तो यूँ जब तादाद के साथ एक चीज़ की प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल प्राइस बुक्स की, इसी तरह से ये 3 कॉपियाँ थी, 3 नोटबुक्स थी, एक की प्राइस X है, तो यूँ टोटल प्राइस हो जाएगी 3X, और ये कॉपियों की टोटल बुक्स जो नोटबुक्स की जो टोटल प्राइस है और बुक्स की टोटल प्राइस, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, 600। ये उसने कहा उसके 600 उसने पे किए। ठीक हो गया। इसी तरह से इक्वेशन फॉर इमाम, इमाम ने क्या किया, किधर गया जी, फाइंड, एंड इमाम बॉट 4 नोटबुक्स, यानी वो 4 नोटबुक, और एक नोटबुक की वैल्यू है X रुपीस, और बुक कितनी परचेज़ कर रहा है, वो 1, तो लिहाजा 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं, मैं सिंपल Y लिख दूंगा। और उसने, क्योंकि हमें पता है कि जिसका कोई कोफिशिएंट ना हो वो 1 होता है, तो 1 है, 1 लिखना है लिख लो, नहीं लिखना ज़रूरी नहीं है भाई। और इसे कॉस्ट कितनी पड़ रही है, ₹550, ₹550। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है।
आप इन्हें री राइट कर लो या वहीं से आप लिख सकते हो तो वहीं से लिख लो आप। री राइटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ताकि हमें ज़रा मैट्रिक्स में लिखने में आसानी हो। ये 600 और ये है जी 4x प्लस वाई इक्वल 550। मैं ये अब लीनियर इक्वेशंस हैं, मैं लिखूँगा यहाँ पे राइटिंग। आप सिंपल ये भी लिख सकते हो राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। कैसे लिखते हैं जी, इनके सिर्फ कोफिशिएंट देखने हमने। एक्स के साथ जो लगा हुआ वो 3 है, वाई इस एक्स के साथ 4 है तो ये एक्स वाली वैल्यू इसका कॉलम हो गया, ये 2 है, इस वाई के साथ 1 है और ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स हो गया। आगे वेरिएबल एक्स और वाई आ गए, आगे इक्वालिटी के इस तरफ 600 एंड 550 आ जाएंगे। अब हम इनको अज्यूम करेंगे, इनके नाम लेट, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है कोफिशिएंट का इसका नाम ए है। मैंने एक ही पैटर्न रखा है सारे क्वेश्चंस के अंदर, 2 1 और कोमा लगाना है लाजमी और एक्स कैपिटल लिखेंगे और वेरिएबल का मैट्रिक्स आ जाएगा एक्स वाई और इसी तरह से बी इसका नाम रख लेंगे 600 और 550। ओके, इन्वर्जन मेथड में एक्स की वैल्यू भी जो है ना मैट्रिक्स यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ए और बी यूज़ कर रहे हैं। जब क्रैमर रूल होता है तो हमें पता है कि हम अपनी तरफ से मज़ीद 2 मैट्रिक्स और जनरेट करते हैं, एक ए एक्स और एक ए वाई। ए एक्स एक्स बिल्कुल छोटा सा नीचे आपने लिखना है, ठीक है। और ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं अभी हम ले रहे हैं इसका। और इसमें क्या करना है, एक्स मीन एक्स के एलिमेंट्स की जहाँ पे बी मैट्रिक्स आ जाएगा, ये वाला 600 550 और ये 2 1 उसी तरह से ही रहेगा, ठीक हो गया। और इसी तरह से ए वाई कोमा लगाएंगे, ए वाई इक्वल है, अब एक्स की वैल्यूज़ वैसे लिखो 3 और 4 और वाई की जहाँ पे आप लिख दो 600 550। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब हमने 3 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एक्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, डी एक्स ओवर कैपिटल डी, ये इक्वेशन नंबर आप 3 सपोज कर लें, एंड वाई की जो वैल्यू है वो इक्वल है डी वाई, छोटा सा वाई लिख दें आप, ओवर डी, और ये इक्वेशन नंबर 4। और हमें पता है डी एक्स क्या चीज़ होती है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, और डी वाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, और जो ये डी है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ठीक है। हमने ये 3 डिटर्मिनेंट मालूम करने हैं, डी एक्स, डी और डी वाई। चलें, तो हमने ये डी एक्स लिख लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, डी वाई लिख लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, और डी लिख लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले हम इसे ए को फाइंड आउट करेंगे, ताकि अगर ये ए ही अगर ज़ीरो हो जाता है, इसका डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और उसका फर्दर सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। लेकिन अभी तक हमने यही देखा, वर्ड प्रॉब्लम में अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया। अच्छा, अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट को बाद में, और माइनस मेथड का लगाएंगे दरमियान में। 3 1 3 माइनस 4 2 ज़ार 8 और ये हमारे पास हो जाएगा -5। ये डी की वैल्यू इनसर्कल कर देंगे ताकि हमें क्लियर नज़र आए कैलकुलेशंस के दौरान। और इसी तरह से हमारे पास अब 550 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं एक मिनट कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ, 550 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हमारे पास आ गया 1650। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 3 550 माइनस मेथड का और 4 600, तो इसका आया हमारे पास 1650 माइनस इसको करेंगे तो आएगा 2400। अब 2400 में से माइनस कर देंगे 1650 को,
तो हमारे पास आ जाएगा 750। ओके, ये डी वाई की वैल्यू। अब डी एक्स की वैल्यू लेनी है 600 मल्टीप्लाई बाई 1, 550 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये 600 आप डायरेक्ट कर सकते हो, 616, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1100 आ जाएगा। और ये हमारे पास जब इसे माइनस करेंगे तो माइनस का 500 आएगा। यहाँ पे माइनस का 5 था, यहाँ पे भी ये 2400 बड़ी रकम है, तो बड़ी रकम का साइन लगाएंगे माइनस। ओके, अब हमारे पास तीनों डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो चुके हैं, डी एक्स, डी वाई और डी। लिहाजा हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 3 एंड 4। दोनों इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे एक्स। अब एक्स की वैल्यू जो थी वो थी डी एक्स ओवर, ये थी डी एक्स ओवर डी। एक बार आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ मैं फिर दोबारा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, डी वाई ओवर डी। अब डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है -500, और डी की वैल्यू कितनी है ये -5। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 100 आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से वाई, डी वाई की वैल्यू हमारे पास है -750, और डी की वैल्यू जो है वो है -5। माइनस माइनस से कैंसिल आउट, और ये हमारे पास आ जाएगा 515, 15 आ जाएगा। 15 5 से 75 होता है, 15 और ये 0 रहती, तो 150 ये आ गया। अब हमने जब भी हमारे पास सोल्यूशन आता है हम उस तरफ जाते हैं जहाँ पे हमने वैल्यूज़ को क्या किया हुआ था, सपोज किया हुआ था। हमारे पास वैल्यू क्या है जो हमने सपोज की है, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 बुक वाई। तो ये हमारे पास समझ लें कि ये क्या है जी, कॉस्ट ऑफ, हेंस लिखेंगे हम, हेंस कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल टू एक्स, और वो ₹100 है, और कॉस्ट ऑफ 1 बुक वो वाई सपोज की हुई थी, और वो रुपीस कितने हैं, 150। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 में है सम ऑफ एजिस ऑफ 2 सिस्टर्स सुंदस एंड जैनब इज़ 22 ईयर्स। 2 बहनें हैं, उनकी उम्र जो है, दोनों की उम्र जो है, उनका मजमूआ जो है, सम जो है वो 22 ईयर्स है। इफ़ सुंदस इज़ 1 ईयर ओल्डर, यानी सुंदस 1 साल बड़ी है, दैन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, जैनब की एज के डबल के से भी 1 साल बड़ी है, देन फाइंड द एज ऑफ बोथ सिस्टर्स बाय यूजिंग द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। देन वी आर आस्क्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन विद द इन्वर्जन मेथड। तो ये पहला क्वेश्चन आया जिसे हम इन्वर्जन मेथड से करेंगे, और जिन स्टूडेंट्स ने 3.3 में किया हुआ है उन्हें ये पता होगा कि इन्वर्जन मेथड क्या होता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर हमें कहीं पे भी कुछ कहता है ना कि अगर मैं कहता हूँ कि भाई एप्पल की कॉस्ट जो आ रही है ना वो 1 kg एप्पल जो है उसकी कॉस्ट है, अगर लेट्स सपोज 150 रुपीज़, ठीक है, 150 रुपीज़, और मैं कहता हूँ कि जो मैंगो है, मैंगो की जो कॉस्ट है वो एप्पल की कॉस्ट का डबल है, एप्पल की कॉस्ट का वो डबल है, ठीक है, डबल, और ट्वाइस भी आप लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ मैंगो प्राइस। तो हम क्या करते हैं कि भाई मैंगो की अगर हमें प्राइस पता है तो हम एप्पल की अगर प्राइस पता है, यहाँ पर हमने सपोज किया हुआ है एप्पल की प्राइस 150, और मैंगोज़ की जो प्राइस है उसके लिए कंडीशन रख दी है कि वो ट्वाइस है एप्पल की प्राइस का, यहाँ पे एप्पल लिखना था, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का एप्पल जो है, अगर एप्पल की कॉस्ट हमें पता है तो हम मैंगो की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ उसको डबल कर लें। तो 2
टाइम ऑफ एप्पल कॉस्ट दैट इज़ 150, और ये हमारे पास 300 आंसर आ जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि जब कभी हमें कहे कि एक चीज़ की जो कॉस्ट है वो दूसरी का डबल है, तो जिस चीज़ का डबल है, हाफ है, 1/4 है, उस चीज़ को हमेशा पहले सपोज करना आपने। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ सुंदर इज़ 1 ईयर ओल्डर दैन ट्वाइस एज ऑफ द जैनब, जैनब की एज के डबल से 1 साल ज़्यादा है सुंदस की उम्र, तो हम सपोज किससे करेंगे, जैनब को की जो एज है उसको सपोज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सोल्यूशन में, यानी जो बेसिक चीज़ है जिसकी वजह से दूसरी वैल्यू भी आ सकती है, उस चीज़ को हम सपोज करेंगे। वो एज हो सकती है, वो प्राइस हो सकती है, ठीक है, अमाउंट हो सकती है किसी चीज़ की। तो हमने ये लिख दिया जी, लेट जैनब्स, कोमा लगा के ऐसे लिखेंगे जैनब्स एज या एज ऑफ जैनब, फिर कोमा नहीं लगाना पड़ेगा। जैनब एज है एक्स ईयर्स और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है कि जो जैनब एज है हम पहले इक्वल रख रहे हैं, ठीक है, ये और सुंदस एज, ये दोनों इक्वल नहीं है। उसने कहा सुंदस की जो एज है वो जैनब की एज के ट्वाइस से 1 ईयर ज़्यादा है, 1 ईयर। ये इफ़ सुंदस इज़ 1 ईयर ओल्डर, सुंदस जैनब की एज को 2 से मल्टीप्लाई करके भी सुंदस की एज नहीं आ रही, सुंदस अभी भी इससे 1 साल बड़ी है। अगर सुंदस की एज अभी भी 1 साल इससे बड़ी है, यानी अगर ये 20 है, इसका डबल जैनब का डबल करें तो 20 होता है, सुंदस अभी भी 21 की है। मतलब यही बन रहा है ना, एक्सपोज कर रहा हूँ वैल्यू कि अगर जैनब की एज को 2 से मल्टीप्लाई करें तो सुंदस की एज अभी भी 1 साल ज़्यादा है। सुंदस इज़ 1 ईयर ओल्डर दैन द ट्वाइस ऑफ जैनब्स एज, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये इक्वल हो जाएं, तो या तो आप इसमें ये जो जैनब वाली साइड है इसमें 1 ऐड करके दोनों को 21 बना लें, या इस साइड से 1 माइनस कर दें। तो यहाँ पे सुंदस इज़ 1 ईयर ओल्डर, ये अभी भी अगर 1 साल बड़ी है, तो इसमें से सुंदस एज में से यहाँ पे क्या कर दो आप, 1 माइनस कर दो, यहाँ पे लिख लो आप, ये ख़त्म कर देते हैं। ये समझ आया आपको। अब हमारे पास जैनब की एज कितनी थी, हमने लेट की हुई है एक्स ईयर्स, 2x आ जाएगा, इक्वल सुंदस एज क्या है जी, हमने सपोज की हुई है, नहीं की तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे फिर। अकॉर्डिंग टू सुंदस एज इज़ एक्स ईयर्स एंड जैनब्स एज इज़, सॉरी, जैनब्स एज इज़ एक्स ईयर्स एंड सुंदस एज इज वाई ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सुंदस की एज आ जाएगी वाई, और माइनस कर देंगे इसमें से 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। हम ये 2x वाई वाली वैल्यू इधर ले आएंगे और इधर हमारे पास -1 रह जाएगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और एक और चीज़ उसने शुरू में दी हुई है, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सिस्टर्स सुंदस एंड जैनब इज़ 22 ईयर्स। दोनों की एजेस, यानी एक को सपोज किया हुआ x, एक को सपोज किया हुआ y। और ये हमने सपोज क्यों किया है, क्योंकि जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है हम उसे सपोज करते हैं। और इसमें स्टेटमेंट में देखें क्या लिखा हुआ, फाइंड द एजेस ऑफ बोथ द सिस्टर्स। तो मतलब दोनों की एजेस सपोज जो है हमने फाइंड आउट करनी थी, लिहाजा हमने उसे ही सपोज करना है। सुंदस एज इज़ y और जैनब एज इज़ x। तो उस सबसे पहले कंडीशन क्या है कि दोनों की एजेस का जो सम है वो 22 है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट और गिवन कंडीशन, वो फर्स्ट कंडीशन कर लें, इसे सेकंड कर लें, या इसे फर्स्ट कर लें इसे सेकंड, या जस्ट कंडीशन लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कि सम ऑफ बोथ एजेस वो कितना है,
वो 22 ईयर्स है, ठीक है। तो एक x है, दूसरा y है, इक्वल आ जाएगा 22 के। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इन दोनों इक्वेशन को रीराइट करें। रीराइटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल -1, x प्लस वाई इक्वल 22। अब राइटिंग above system of linear equations in matrix form। तो इसमें हमें पता है कि हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये x है, x की वैल्यूज़ को पहले कॉलम में लिख देंगे 2 और 1, और फिर y की वैल्यूज़ आएंगी, y के साथ -1, जब कोई कोफिशिएंट ना हो तो 1 सपोज करेंगे, और इसके साथ +1, प्लस लिखना ज़रूरी नहीं। तो ये हो जाएगा 2 1 -1 1। इस तरह से वेरिएबल का कॉलम आ जाएगा x y, और इक्वल आ जाएगा ये -1 22, ठीक है। अब इन मैट्रिक्स के हम नाम लिखेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आप इसे 1 कहेंगे, इन्वर्जन मेथड में हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, ठीक है। तो हमने ये इनके नाम रख लिए हैं जी। कोफिशिएंट का मैट्रिक्स ए रख लिया, वेरिएबल का कैपिटल एक्स, और जो कांस्टेंट इक्वेशन के दूसरी तरफ थे उनका हमने नाम रख लिया बी, उस मैट्रिक्स का नाम बी मैट्रिक्स रख लिया। अगर हम ए एक्स और बी की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, यानी ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है इस इक्वेशन के अंदर पुट करें, तो ये ए रख लिया, ये एक्स, ये इक्वल, और ये बी, ठीक है। हमारे पास बनेगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 को ही फॉलो करेंगे हम। पहले ये वाला मैट्रिक्स था, ये वाला उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए एक्स आ जाएगा, फिर इक्वल का साइन, और फिर बी। ये एक इक्वेशन बनाते हैं इन्वर्जन मेथड में। कैमरे में आपको पता 3 मैट्रिक्स बनाते थे, ए एक्स, ए वाई, और ये ए ऑलरेडी था। यहाँ पे हम ये इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ से हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये एक्स मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें मालूम करनी है हमने वैल्यू एक्स और वाई, वो इसमें पड़ी हुई है। अब इसको एक्स को एक तरफ रखेंगे, और ए जब दूसरी तरफ जाएगा तो ए इन्वर्स हो जाएगा। इसका रूल मैंने 3.3 में पहले बताया हुआ है, लेकिन जो स्टूडेंट्स नए हैं जिनको नहीं आइडिया, उनको मैं फिर बता देता हूँ कि भाई हमें पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स को जब उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स वैसे आ जाता है। अगर बी से करूँगा तो बी वैसे आ जाएगा। ये ऐसे ही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे 1 होता है नंबर्स के अंदर, 5 1 5 6 1 6। इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 1 0 0 1 का मैट्रिक्स होता है, उसको जब भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स एज इट आ जाता है। तो ये 2 बातें आपने याद रखनी है, ये वाली। तो अब देखें, मैंने एक्स को एक तरफ रखना है, ए को यहाँ से ख़त्म करना है, तो ए को ख़त्म करने के लिए मैं इस तरफ ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और अगर इस सारी चीज़ के लेफ़्ट साइड पे मैंने ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया है, तो दूसरी साइड पे इक्वेशन के राइट साइड पे भी मैं क्या करूँगा, ये बी के साथ भी ए इन्वर्स को मैं लेफ़्ट साइड पे लिखूँगा। अगर आप इसे राइट साइड पे लिखोगे तो आपका जो आंसर है वो कभी भी सही नहीं आ सकता, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती मल्टीप्लिकेशन में। ए बी मोस्टली डू नॉट इक्वल्स टू बी ए। आम तौर पर ऐसा ही है कि ए बी प्रोडक्ट जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ए इन्वर्स अगर इधर आ जाएगा तो प्रोडक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो वो होल्ड नहीं करेगी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव, तो इसकी वजह से आंसर सेम नहीं आएगा। ये चीज़ बताने के लिए मैंने क्या किया है कि दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, तो अगर ए इन्वर्स इधर लेफ़्ट साइड पे आया तो उधर भी लेफ़्ट साइड पे लिखना है। अब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जब उससे मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए और ए इन्वर्स मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, आई, और ये ए इन्वर्स वैसे ही रहेगा। अब यहाँ से किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब जैसे नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर वैसे आ जाता है। इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो मैट्रिक्स भी एज इट आ जाता है। यानी एक्स
1 से मल्टीप्लाई होने के बाद, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने के बाद x ही रहेगा और ये मेरे पास A इनवर्स B बन जाएगा। तो लिहाजा ये जो 2 स्टेप्स हैं आपकी मर्ज़ी है, आप इसके बाद डायरेक्ट इधर आ जाएं। ये x इक्वल है A, इधर आके इन्वर्स B हो जाएगा। अब आपने उसे राइट साइड पे नहीं लगाना, ये याद रखना है। अब मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट साइड में क्यों लगाया, ये कॉन्सेप्ट देने के लिए क्योंकि x के लेफ़्ट साइड पे हमने a ख़त्म किया और लिहाजा वहाँ पे उसका लेफ़्ट साइड पे ही a इन्वर्स आएगा। अगर इधर इन लेफ़्ट साइड पे आया तो b के भी लेफ़्ट साइड पे आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे जो है वो ये कॉन्सेप्ट है। आपने ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। आप ये स्टेप्स कर भी सकते हो ये दोनों, और ना करना चाहो तो आप इसके बाद डायरेक्ट इधर आ जाओगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 बनेगी। असल मेरा टारगेट ये इक्वेशन है, इसमें मुझे 3 चीज़ें चाहिए। एक्स की वैल्यूज़ जो कि फाइंड आउट करनी है वो ये पड़ी हुई है, एक्स और वाई। ए इनवर्स नहीं पता, मेरे पास मालूम नहीं है मुझे। बी की वैल्यू ये पड़ी हुई है। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ए इनवर्स नहीं है। तो जब कोई चीज़ ना हो तो इस इक्वेशन को नाम देते हैं और आगे नई इक्वेशन बनाते हैं। मेरे पास ए इनवर्स नहीं है तो मैं ए इनवर्स के लिए फार्मूला लिखूँगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं 3.3 में, और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और ये चूंकि मेरे पास ना डिटर्मिनेंट है ना एडजॉइंट है, जब भी कोई चीज़ ना हो किसी इक्वेशन या फार्मूले से रिलेटेड तो हम उस इक्वेशन को नंबर देंगे और वो चीज़ फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूँगा। डिटर्मिनेंट ए का वो क्या होगा जी, मेरे पास वैल्यूज़ है 2 1 -1 1, 2 है, 1 है, -1 है और 1 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे डायगनल एलिमेंट्स को, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस मेथड का 1 मल्टीप्लाई बाय -1। पहले डायगनल एलिमेंट्स और फिर नॉन डायगनल एलिमेंट्स। 2 1 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 1 1, और ये हमारे पास आंसर आ गया 3। इस डिटर्मिनेंट का आंसर 3 आया। और हमें पता है कि एडजॉइंट जो होता है वो सिंगल स्टेप होता है, एक स्टेप में लिखना होता है एडजॉइंट ऑफ ए, और ये मैट्रिक्स होता है। इसकी ब्रैकेट्स मैट्रिक्स जैसी लगानी है आपने, बार नहीं लगानी इस तरह से। और इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली दोबारा सुन लें कि डायगनल एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देते हैं। 1 और 2 की जगह चेंज करेंगे, 1 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, और इन दोनों नॉन डायगनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देने। ये -1 है, ये +1 कर देंगे, ये +1 है, इसे -1 कर देंगे, ओके। तो ये एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया, दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, एडजॉइंट भी और डिटर्मिनेंट भी। तो मेरे पास ए इनवर्स आ जाएगा। मैं लिखूँगा पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3, एडजॉइंट की वैल्यू 1 -1 और ये 1 2, ओके। ये हमारे पास आ गया, ये इन्वर्स है। 1 ओवर 3 को अंदर नहीं भेजेंगे, क्यों? क्योंकि जब आपको पता है अगर ये ही हमारा फाइनल आंसर होता है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो तब हम इसे भेज के ख़त्म करते बात। लेकिन यहाँ पर हमारी मजबूरी है कि अभी हमने तो ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। जब फर्दर प्रोसेस हो तो आपने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके अपने लिए मुसीबत नहीं बनानी है। चूँकि मेरे पास ए इनवर्स आ चुका है, ये हमारा टारगेट था, इसको यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज़ को, बी की वैल्यू को, ए इनवर्स की वैल्यू को और एक्स की वैल्यूज़ को। तो हम देखते हैं क्या होता है। मैं लिखूँगा पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पहले पुट करेंगे, वो क्या थी, एक्स और वाई। और फिर ए इनवर्स की वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू क्या है जी, 1 ओवर 3, 1 -1 1 और 2। फिर बी की वैल्यू, ये ए इनवर्स की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू, और बी कितना हमारे पास, बी हमारे पास है ये पड़ा हुआ -1 22, -1 और 22, ओके। अब ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 3। अब 1 को मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लिकेशन है जी मैट्रिक्स की, आप सबको पता है 3.2 में हुई है ये। क्या करना है, टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस मेथड का हेड को हेड से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 22, और नीचे वाली रो की मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह से, ये टेल है और ये टेल है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 22, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -1
मल्टीप्लाई होके 22 1 वैसे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 22 में से 1 गया तो 21 और ये हो जाएगा 45। अब 1/3 को अब अंदर भेजेंगे क्योंकि मुझे पता है कि अब फाइनल सोल्यूशन हो गया, इसे अंदर भेजेंगे। 21 मल्टीप्लाई 1/3 45 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये हमारे पास कैंसिल होके क्या आ जाएगा जी 7 और ये आ जाएगा 15 एक्स और वाई की वैल्यू। जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ इक्वल होती हैं। कॉरस्पॉन्डिंग यानी एक्स यहाँ पे है तो इसका 7 ये वैल्यू इसकी है और ये वाई नीचे है तो ये वैल्यू इसकी है, ये कॉरस्पॉन्डिंग होती है। मतलब अगर ये पहली वैल्यू पहले कॉलम में है तो ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 7 है। मैं लिखूँगा इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x इक्वल आ जाएगा 7 के एंड y इक्वल आ जाएगा 15 के। अच्छा जी, जो हमने चीज़ें फाइंड आउट करनी थी लेट की हुई थी, सुंदर एज थी और जैनब एज थी। सुंदर एज y थी और जैनब एज x थी। इसे अब हम लिखेंगे हैंस सुंदर एज जो कि y सपोज की थी उसकी वैल्यू 15 आ गई और जैनब एज जो हमने एक्सपोज की हुई थी वो 7 आ गई। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं, हम इन्हें चेक कर सकते हैं कि भाई पहली बात तो ये है कि इन दोनों का जो सम है वो 22 आ रहा है और दूसरी कंडीशन ये थी कि जैनब की एज को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी सुंदर उससे 1 साल बड़ी थी। तो ये तो 14 और 15 इक्वल नहीं आ रहा, तो ये देखो इसमें से एक माइनस कर देंगे, अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये था 2 टाइम जैनब की जो एज थी उसके ट्वाइस से भी सुंदर की एज 1 साल ज़्यादा थी और दोनों इक्वेशंस को हमने बराबर करने के लिए लिखा था 2 मल्टीप्लाई जैनब एज इक्वल सुंदस माइनस 1 लिखा था। तो ये वाली कंडीशन भी इसकी सेटिस्फाई हो रही है, दोनों तरफ आंसर 14 आ रहा है। इट्स मीन कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है और वो आंसर ये है, ठीक है।